हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिड्डा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई 2020 सेकंड वीक। जुलाई 2020 सेकंड वीक की अगर मैं बात करूं तो 5 जुलाई 2020 से लेके 11 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की आज हम बात करने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स में बेसिकली किन किन टॉपिक्स को लेके हम बात करेंगे, हम वो भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स की बात हम करने वाले हैं। तो टॉपिक्स जो हमारे रहेंगे वो रहेंगे पर्सन इन न्यूज, दैट इज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries एंड उसके बाद अवार्ड्स हुआ, इंपॉर्टेंट डेज हुए, स्पोर्ट्स हो गया, कोई सबमिट्स, रिपोर्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो भी आता है। तो इन सबको लेके हम बात करेंगे। अगर मैं करंट अफेयर्स की कैटेगरीज की बात करूं तो करंट अफेयर्स में इन सब चीजों को हम जिस कैटेगरी में रखते हैं वो कैटेगरी होती है मिसलेनियस जीके। तो मिसलेनियस जीके का हमारा ये क्लास रहने वाला है। बेसिकली पढ़ने हम करंट अफेयर्स ही वाले हैं, बट उसके अंदर जो टाइप आती है इस टाइप को बोलते हैं हम मिसलेनियस जीके। तो मिसलेनियस जीके ऑफ जुलाई 2020 सेकेंड वीक। एंड अब मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन से एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो काफी बच्चों का डाउट होता है कि कौन से एग्जाम में आएगा, कौन से एग्जाम में नहीं आएगा। तो बच्चों अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं तो एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल है, चाहे वो सीपीओ है, चाहे वो सीएचएसएल है, चाहे वो एमटीएस है, उसके बाद डीआरडीओ का एग्जाम, एमटीएस का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्लियर। उसके बाद फर्दर बात करें बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं, आरआरबी का जैसे नोटिफिकेशन निकला हुआ है, रीजनल रूरल बैंक हुआ, बैंकिंग के अदर एग्जाम एसबीआई या आरबीआई, तो इन सभी एग्जाम्स में इन अपॉइंटमेंट्स डेज को लेके एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है। एक एक क्वेश्चन सब चीजों को लेके आता है। तो मतलब यहाँ पे एग्जाम में तो 0.2 की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा, 0.25 की वैल्यूएशन ही बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो फिर एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, इसके लिए इसको हमें बहुत ही अच्छे लेवल पे करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, दैट इज मिसलेनियस जीके करंट अफेयर्स। चलिए, ये रहा हमारा डे से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये रही हमारा पहला डे, दैट इज वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस डे, जूनोसिस डे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे हम बात करें जूनोसिस डे की, तो ये कब होता है? ये होता है बच्चों 6 जुलाई को। 6 जुलाई को हर साल दुनिया भर में जूनोसिस डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो दैट इज 6 जुलाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जूनोसिस डे कब होता है? दैट इज 6 जुलाई को होता है, 6 जुलाई। तो डेज को लेके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है या देने वाले हो, तो अगर आपने प्रीवियस पेपर्स भी देखे हैं तो हम सबको पता है कि डेज को लेके क्वेश्चन आता ही आता है। बट कौन कौन से डेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं मैं वो भी साथ में बताऊंगा कि क्या ये डेट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो वर्ल्ड जूनोसिस है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कब होता है? 6 जुलाई को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब पॉपुलेशन को लेके यहाँ पे एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं हम 11 जुलाई को। 11 जुलाई को दुनिया भर में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को किस तरह से रोका जा सकता है, उसकी रोकथाम के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, पॉपुलेशन को मैनेज कैसे करना है। तो उस चीज को लेके यहाँ पे एक दिन हर साल ऑर्गेनाइज होता है 11 जुलाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बार इसका थीम क्या रहा? तो थीम था सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो ये इस बार इसका थीम था, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। 11 जुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब डेज तो बेसिकली अगर मैं इस वीक में बात करूं, इंपॉर्टेंट डेज को ही मैंने कवर किया, तो 2 ही इंपॉर्टेंट डेज थे। अब हम बात करते हैं किताबों की, बुक्स एंड ऑथर्स की। जैसे कि मैं आपको पहली क्लासेस में भी बता चुका हूं कि एग्जाम के अंदर बुक्स को लेके भी क्वेश्चन आता है। प्रीवियस पेपर्स भी देखे होंगे तो बुक्स को लेके भी क्वेश्चन आता है। बट किताबें कौन सी किताबें? यहाँ तो दुनिया भर में रोज ही किताबें लॉन्च होती है, रोज कोई ना कोई किताब लिख रहा है, कोई ना कोई लिख रहा है। आपने लिखी, मैंने लिखी, वो भी तो एक किताब भी अगर पब्लिश हो गई तो क्या हमारी और आपकी लिखी हुई किताब का क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा। तो कौन सी किताबें होती हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं? तो कौन कौन सी किताबें होती हैं? वो किताब जिसको किसी फेमस राइटर ने लिखा हो। दूसरी बात, वो किताब जिसको कोई अवार्ड मिला हो। वो किताब जो किसी फेमस टॉपिक के ऊपर लिखी गई हो। उसके बाद वो किताब जिसको किसी फेमस पर्सनालिटी ने लिखा हो या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर लिखी गई हो। उसके बाद वो किताब जिसको हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर किसी सीनियर मिनिस्टर या फिर किसी सीनियर अथॉरिटी ने लॉन्च किया हो या लिखा हो। तो ये किताबें होती हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक किताब है, दैट इज गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रेक्शनर गाइड फॉर इंडिया, प्रेक्शनर गाइड फॉर इंडिया। तो ये किताब है हमारे पास। तो इस किताब की अगर मैं बात करूं, इस किताब के जो लेखक है इनका नाम है आरसी भार्गव। इनका नाम है आरसी भार्गव। ये आरसी भार्गव मारुति सुजुकी के चेयरमैन है।
फेमस पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी। तो फेमस पर्सनैलिटी ने एक किताब लिखी है, मारुति सुजुकी के चेयरमैन है ये आरसी भार्गव, तो इसलिए ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आगे। अगली किताब आती है, फिर से किताब की बात कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस किताब की अगर मैं बात करूं, इस किताब की अगर मैं बात करना चाहूं, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इस किताब के लेखक हैं उर्जित पटेल। इस किताब के लेखक हैं उर्जित पटेल। अब शायद आपने उर्जित पटेल का नाम भी सुना होगा, क्यों? आरबीआई के पूर्व गवर्नर, अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर काम कर रहे हैं, ये हैं आरबीआई के 24वें गवर्नर उर्जित पटेल। उर्जित पटेल तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने यह किताब लिखी है, और यह किताब लिखी भी गई है बैंकिंग सेक्टर के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो यह किताब बेसिकली किस चीज की बात करती है? यह किताब बात करती है एनपीए की। एनपीए क्या होता है बच्चों? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं अगर मैं बताना चाहूं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं बैंक के बैड लोन्स। आसान सी भाषा में बात करें, बैड लोन्स ऑफ द बैंक, मतलब बैंक का डूबा, बैंक का लोन में दिया हुआ वो पैसा जो वापस नहीं आता है, उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो एनपीए के ऊपर बेसिकली उर्जित पटेल जी ने, आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने किताब लिखी है, दैट इज ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। दिस बुक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली फॉर द बैंकिंग सेक्टर एग्जाम्स, आरआरबी, आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई, उसके लिए एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है कि एसएससी के एग्जाम्स में नहीं आएगी, उसमें भी पूछी जा चुकी है क्योंकि एक किताब है, और इकोनॉमी को लेकर क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करें बेस्ट पुलिस स्टेशन अमंग द कंट्री। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन। अब भारत के बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड जो इस बार दिया गया वो गया हिमाचल प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन को। हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा पुलिस स्टेशन है जिसको बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला? वो है नदौन। अब ये नदौन पुलिस स्टेशन जो है ये हिमाचल के अंदर कहाँ में आता है? तो ये हिमाचल के अंदर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है क्या? नदौन पुलिस स्टेशन। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक पुलिस स्टेशन है, तो इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन माना गया भारतवर्ष का। क्लियर? दैट इज हिमाचल प्रदेश का नदौन। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। भारत की एक राइटर है, इंडियन ऑथर है कृतिका पांडे। कृतिका पांडे। अब कृतिका पांडे जी की अगर मैं बात करूं, कृतिका पांडे जी को मिला कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। ओवरऑल प्राइज जीता इन्होंने। हालांकि कॉमनवेल्थ जो शॉर्ट स्टोरी प्राइज होता है ना, कुछ टर्म्स में चलता है कि पहले ब्लॉक में किसी और को मिला, दूसरे में किसी और को मिल सकता है, बट ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल में जीता है इन्होंने कृतिका पांडे। कृतिका पांडे भारतीय लेखिका है ये, तो इनको मिला क्या? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। किस अपनी किताब के लिए मिला? कौन से लेख के लिए इनको यह किताब, और कौन से लेख के लिए, कौन से नॉवल के लिए, कौन सी स्टोरी के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया? तो इनकी जो स्टोरी है उसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये नहीं पूछा जाता कि किसको मिला कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020, कई बार ये पूछ लिया जाता है। कृतिका पांडे को मिला है, किस किताब के लिए मिला, किस लेख के लिए मिला? तो लेख का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड शेक्स, तो स्नेक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। वोल्टेरी बोटास। वोल्टेरी बोटास ने जीता ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। अब ग्रैंड प्रिक्स की यहां पे मैं बात करूं, ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? तो यहां पे बात होती है कार रेसिंग की। यहां पे बात होती है कार रेसिंग की। तो कार रेसिंग की अगर मैं बात करूं, कार रेसिंग को लेकर दुनिया भर में हर साल अगर मैं बात करूं तो 20 से 22 इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो जिसको हम ग्रैंड प्रिक्स ही बोलते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऑस्ट्रियन है, ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, कैनेडियन, तो डिफरेंट डिफरेंट ये होते हैं। इस साल कुछ हो नहीं पाए, कुछ नहीं हो पाए, क्यों? कोविड की वजह से। कोविड-19 के चलते हुए बहुत सारे जो ग्रैंड प्रिक्स है वो नहीं हो पाए, बट अभी ग्रैंड प्रिक्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो यहां पे मैं बात करूंगा ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स की। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स की कि 2020 का ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता वोल्टेरी बोटास ने। ये किसने जीता? वोल्टेरी बोटास। वोल्टेरी बोटास किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर कि ये कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? तो ये गाड़ी चलाते हैं मर्सिडीज की। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इनका नाम है वोल्टेरी बोटास। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पेपर में एक सीधा सा क्वेश्चन आता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? आसान सा क्वेश्चन आता है, इनमें से किसने जीता ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो इसमें से किसने जीता? वोल्टेरी बोटास ने जीता। और वोल्टेरी बोटास, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वोल्टेरी बोटास ने जीता ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। वोल्टेरी बोटास कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन सी कंपनी का ड्राइवर है? तो ये मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एशिया कप क्रिकेट। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट यानी क्रिकेट का एशिया कप टूर्नामेंट जो है ये होने वाला था 2020 में, इसको जून 2021 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। तो बेसिकली यही इनको लेके ये डेट आती है कि इसको कब तक पोस्टपोन किया गया है, कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पोस्टपोन टिल विच डेट, इसको कब तक पोस्टपोन कर दिया गया है? तो हमें पता होना चाहिए जून 2021 तक पोस्टपोन किया गया है। तो ऐसी चीजें हमें पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स को लेके भी ऐसे क्वेश्चन सीधे आते हैं वेन्यूज को लेके। चलिए जी आकाश, फिर से स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, यहां पे बात हम कर रहे हैं इंडिया का 66th ग्रैंड मास्टर, 66वां ग्रैंड मास्टर, इनका नाम है जी आकाश। जी आकाश की बात करूं तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं जी आकाश जी। तो इनको मिला, ये बने हैं भारत के 66th ग्रैंड मास्टर। अब पहले हमने ग्रैंड प्रिक्स पढ़ा था, वो होता था कार रेसिंग इवेंट। अब ग्रैंड मास्टर क्या होता है? जब बात जहां भी आपको वर्ड दिखे ग्रैंड मास्टर तो समझ लेना यहां पे बात किसकी हो रही है, यहां पे बात होती है चेस की। यहां पे बात होती है किसकी, कौन सी गेम की बात होती है? चेस की बात हो रही है। तो भारत के 66th चेस चैंपियन ग्रैंड मास्टर बने हैं जिनका नाम है जी आकाश। जी आकाश, और ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, दैट इज विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैट क्लेंची, कैट क्लेंची को मिला यहां पर ऑरवेल प्राइज फॉर पॉलिटिकल राइटिंग, ऑरवेल प्राइज फॉर पॉलिटिकल राइटिंग। यूएस में दिया जाता है ये ऑरवेल प्राइज, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड ऑफ लिटरेचर इन यूएस, दैट इज ऑरवेल प्राइज। तो ऑरवेल प्राइज यहां पे किसको मिला? कैट क्लेंची को मिला। कैट क्लेंची, इन्होंने अपनी टीचिंग करियर के अंदर बेसिकली पॉलिटिकल राइटिंग्स के ऊपर की किस तरह से इन्होंने अपने टीचिंग करियर के ऊपर काम किया और किस तरह से इनको पॉलिटिकल राइटिंग्स के ऊपर इन्होंने वर्क किया, उसके बिहाफ पे इन्होंने लिखा है। तो उसके चलते हुए इनको ये किताब दी गई पॉलिटिकल राइटिंग को लेकर। और इसी के साथ साथ एक और अवार्ड भी मिलता है ऑरवेल प्राइज के अंदर, दैट इज पॉलिटिकल फिक्शन। ये था पॉलिटिकल राइटिंग, ये है पॉलिटिकल फिक्शन। तो पॉलिटिकल फिक्शन बेसिकली ये स्टोरी के ऊपर होता है। तो फिक्शन को लेके यहाँ पे किसको अवार्ड मिला? तो यूएस के ऑथर दैट इज कॉल्सन व्हाइटहेड, कॉल्सन व्हाइटहेड, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। कॉल्सन व्हाइटहेड को मिला ऑरवेल प्राइज फॉर द पॉलिटिकल फिक्शन। और कौन से किताब के लिए मिला? कौन सी किताब के लिए मिला? तो किताब है द निकल बॉयज, द निकल बॉयज, द निकल बॉयज। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार सीधा भी आता है कि इनमें से किस किताब को मिला ऑरवेल प्राइज फॉर पॉलिटिकल फिक्शन। किताब पूछ ली जाती है, ऑथर का नाम कई बार नहीं पूछा जाता, कॉल्सन व्हाइटहेड ना पूछा जाए, बट एग्जाम पूछ लिया, बुक पूछ ली जाए, नॉवल पूछ लिया जाए, द निकल बॉयज, द निकल बॉयज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स की बात कर रहे थे हम। क्वेश्चन एक ऐसे भी आता है, हु इज द ऑथर ऑफ द निकल बॉयज? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निकल बॉयज के राइटर कौन है, ठीक है? तो कॉल्सन व्हाइटहेड, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रेया ठकराल, ये दिल्ली की रहने वाली है, क्लियर, भारतीय हैं, दिल्ली की रहने वाली है। इनका नाम है फ्रेया ठकराल। तो फ्रेया ठकराल को मिला इनके बेसिकली सोसाइटी कंट्रीब्यूशन, इनके सोशल वर्क्स को लेकर यहाँ पर इनको दिया गया क्या? डायना अवार्ड, डायना अवार्ड इनको मिलने वाला है, क्लियर। तो क्वेश्चन सीधा सा है, आसान सा है, इनमें से किसको मिला डायना अवार्ड? तो ये दिल्ली की रहने वाली हैं फ्रेया ठकराल, फ्रेया ठकराल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने सुखबीर सिंह संधू जी का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया। सुखबीर सिंह संधू, तो सुखबीर सिंह संधू कौन है? पहले तो हम यही जानते हैं, NHAI, NHAI ये क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत सरकार की वो बॉडी जो भारत में हाईवेज की बात करती है, नेशनल हाईवेज को लेकर काम करती है, नेशनल हाईवेज बनाती है। दैट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर ये काम करती है। दैट इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2011 में इसका निर्माण हुआ था, 2011 में इस बॉडी को बनाया गया था। तो और इस बॉडी की अगर मैं बात करूं
तो इसके जो चेयरमैन थे इनका नाम था सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू ये इसके चेयरमैन थे। तो इनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। अब ये काम करेंगे जनवरी 2021 तक, जनवरी 2021 तक अब ये काम करने वाले हैं सुखबीर सिंह संधू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं और बात करूं, ये भारत सरकार की इकलौती ऐसी बॉडी है जो फुल्ली डिजिटल जा चुकी है, पूरी की पूरी डिजिटल बन चुकी है, पूरी की पूरी डिजिटल काम करने वाली बॉडी बन चुकी है। और हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो मंत्री हैं इनका नाम है नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर दैट इज लिन डैन, इनका नाम क्या है, लिन डैन। तो 2 बार इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है, 2 बार ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। चाइना के एक बहुत ही उम्दा बैडमिंटन प्लेयर है, इनका नाम है लिन डैन। तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि लिन डैन कौन से खेल से संबंधित है, और दूसरा क्वेश्चन लिन डैन किस कंट्री के प्लेयर हैं। तो नाम से हम चाइनीज तो बता सकते हैं कि लिन डैन चाइनीज जापानीज ऐसे कुछ होगा, बट बैडमिंटन खेलते हैं ये, इस चीज को ध्यान में रखना, बैडमिंटन। चलिए आगे बात करते हैं। अजय पुरी, अजय पुरी, ये AJAY नहीं है, AJAI ही है, तो गलत नहीं लिखा है, AJAI ही है, अजय पुरी। इनको नियुक्त किया गया COAI का नया चेयरमैन। अब ये COAI क्या है, दैट इज सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये भारत सरकार की एक ऐसी बॉडी है जो टेलीकॉम सेक्टर को लेके काम करती है, टेलीकॉम कंपनीज को लेके काम करती है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो अजय पुरी बन गए हैं इसके नए चेयरमैन, अजय पुरी जो कि एयरटेल कंपनी के हेड है, एयरटेल टेलीकॉम के हेड हैं, दैट इज अजय पुरी। तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बात करते हैं। राजेश वर्मा, राजेश वर्मा, इनको यहां पे नियुक्त किया गया है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का नया चेयरमैन, IEPFA, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे अवेयरनेस प्रोवाइड करवाने के लिए ये बॉडी काम करती है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बॉडी काम करती है। तो इसके जो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए इनका नाम है राजेश वर्मा, राजेश वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। MK सागर को RBI ने अपॉइंट कर लिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर। ये MK सागर कौन है, MK सागर RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। देखिए भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वैल्यू बहुत है, क्यों? अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का बेसिकली काम क्या होता है, भारत के अंदर जो महंगाई दर है उसको कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को मेंटेन करने का काम होता है यहाँ पे भारत के अंदर। अब देखो कंट्री में 2 तरह की पॉलिसी होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसी इन द कंट्री इंडिया। एक है फिस्कल पॉलिसी, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं वार्षिक नीति और मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूं फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है, टैक्सेशन पॉलिसी जो होती है, बजट वगैरह हो गया। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या आता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आता है इन्फ्लेशन और ग्रोथ। बेसिकली इन्फ्लेशन हमारा मेन टारगेट रहता है, महंगाई जिसको हम बोलते हैं, तो उसको लेकर काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट करने के लिए 2016 में RBI ने बनाया था क्या, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बिकॉज फिस्कल पॉलिसी इज डिसाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी वर्क बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट RBI ने 2016 में इसकी वर्किंग के लिए बना दी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, 6 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। क्लियर? अब इन 6 मेंबर्स की बात करूं तो 6 मेंबर्स में एक नया मेंबर आया है MK सागर। क्लियर? तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये और क्यों नियुक्त किए गए, ये भी बात करते हैं। अब यहां पे देखते हैं हम। देखिए 6 मेंबर होते हैं, मैंने बताया। तो 6 मेंबर में क्या होता है, 3 होते हैं RBI की तरफ से, 3 RBI से होते हैं, और 3 गवर्नमेंट नियुक्त करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। ठीक है, अब पहले RBI वाले मेंबर्स की बात करते हैं। RBI के मेंबर से क्या कौन कौन होता है, RBI के मेंबर से एक गवर्नर होता है RBI का, जो कि अभी कौन है, अभी है शक्तिकांत दास, अभी है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर है, शक्तिकांत दास। उसके बाद एक डेप्यूटी गवर्नर होता है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर। वैसे तो RBI में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, बट उनमें से एक ही डेप्यूटी गवर्नर फिक्स होता है यहाँ पे,
ठीक है, जब तक वो आरबीआई में काम कर रहा है। तो अभी यहां पे है माइकल पात्रा, माइकल पात्रा। उसके बाद मैं बात करूं फर्दर, यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं किसकी हम बात करेंगे, एम के सगर, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में यहां पे पहले थे जनक राज, जनक राज, तो जनक राज को अब रिप्लेस कर दिया गया है। जनक राज को रिप्लेस करके यहां पे बने हैं कौन, अब यहां पे आ गए हैं, इनका नाम है एम के सागर, एम के सागर, एम के सागर, क्लियर, एम के सागर। और उसके बाद मैं बात करना चाहूं, तीन गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन है, पमी दुआ है। उसके बाद मैं बात करूं, चेतन घाते हैं, चेतन घाते हैं, एंड एक है रविंद्र धोलकिया, रविंद्र धोलकिया, रविंद्र धोलकिया। तो ये 6 मेंबर है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर। तो बढ़ते हैं आगे। इंजेती श्रीनिवास, इंजेती श्रीनिवास ये बने हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के नए चेयरमैन, हालांकि पहले चेयरमैन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ये वो बॉडी है जिसको पहली बार इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो ये कहां पे है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना है गुजरात में, गुजरात के अंदर इसको बनाया गया, गांधीनगर गुजरात के अंदर बनाया गया है, ठीक है। इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर यहां पे बनाया गया और इसके जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं दैट इज इंजेती श्रीनिवास। बेसिकली जब मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री थे तो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था गुजरात के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को बनाना। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो केंद्र सरकार ने इसका अप्रूवल नहीं दिया था। तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने गुजरात में अपने सपने को पूरा किया और मोदी जी ने गुजरात में बनाया क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो गिफ्ट सिटी बोलते हैं इसको, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गिफ्ट सिटी, क्लियर। तो गिफ्ट सिटी कहां पे है, गुजरात में है, गांधीनगर में। तो इसके नए चेयरमैन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बने इंजेती श्रीनिवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजो कुरुविला जॉर्ज, सीजो कुरुविला जॉर्ज बने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी साइंस एंड टेक के, क्लियर। इस कमेटी में इनको मेंबर नियुक्त किया गया। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइंस एंड टेक की फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में फर्दर इनोवेशन के लिए कमेटी बनाई हुई है। उस कमेटी के अंदर नए मेंबर इंक्लूड किए गए हैं, इनका नाम है सीजो कुरुविला जॉर्ज, क्लियर, सीजो कुरुविला जॉर्ज। इनको यहां पे नियुक्त कर लिया गया है, इनको यहां पे अपॉइंट कर लिया गया। NCLAT, NCLAT क्या होता है, देखो NCLAT होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक NCLT होता है, ठीक है, एक NCLAT होता है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या करते हैं, जब कोई कंपनी फेल हो जाती है, जब कोई कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन प्रोसेस के लिए सारा का सारा जो काम जाता है वो इसके पास जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये कंपनी की सेटलमेंट करने का काम करती है। जब कोई कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो उसकी सेटलमेंट के लिए जो बॉडी काम करती है वो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली इसके अंदर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, एक जज होता है जो कि फैसला सुनाता है। तो जब वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है अगर वो फैसला जो सुना दे, वो कंपनी उसके फैसले से अगर खुश ना हो, सेटिस्फाइड ना हो, तो वो अप्रोच कर सकती है, यहाँ पे वो इसको अप्रोच करती है, क्योंकि बेसिकली वो किसी अदर कोर्ट में नहीं जा सकती। तो उसको कहां जाना पड़ता है, उसको जाना पड़ता है यहां पे, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो हेड होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का एक जज या फिर रिटायर्ड जज, ठीक है। बट अब इसने जो फैसला कर दिया, इसने जो डिसीजन दे दिया, फिर वो कहीं भी चैलेंजेबल नहीं होता, इसका डिसीजन कहीं भी चैलेंजेबल नहीं होता, ठीक है। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके जो चेयरपर्सन थे इनका नाम है जस्टिस बंसीलाल भट्ट, जस्टिस बंसीलाल भट्ट। तो भट्ट साहब को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया, भट्ट साहब का टेन्योर खत्म हो गया था, तो इनको 3 महीने के लिए और अपॉइंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आएगा कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन है, तो इनका नाम है जस्टिस बंसीलाल भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ज्ञानेद्रो निगोबैम, ज्ञानेद्रो निगोबैम। तो ज्ञानेद्रो निगोबैम की बात अगर मैं निगोमबैम अगर इनकी मैं बात करूं तो हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया वो बॉडी है जो इंडिया में हॉकी को लेकर काम करती है, चाहे वो मेन हॉकी की बात हो चाहे वो वुमेन हॉकी की बात हो, तो इंडिया के हॉकी सिस्टम को लेकर यहाँ पे बात कर, हॉकी गेम को लेकर बात करती है हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया ये बॉडी है। तो हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेंद्रो निगोमबैम, दैट्स अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के जाने माने स्क्वैश चैंपियन है रनीम अल वेलीली, रनीम अल वेलीली। तो बेसिकली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो दो तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, दो तरह से क्वेश्चन कैसे आने वाला है कि ये कौन सी खेल से संबंधित है, तो स्क्वैश से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है कौन से देश से, तो ही इज फ्रॉम इजिप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बिशु प्रसाद नंदा, डॉक्टर बिशु प्रसाद नंदा, इनको डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है यहाँ पे, कहाँ पे, रेलवे हेल्थ सर्विसेज के अंदर। तो रेलवे का जो हेल्थ बोर्ड है, हेल्थ सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट है रेलवे का, उसके अंदर डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का रैंक रहा ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो भारत का रैंक इसमें कितना आया, भारत का रैंक इसमें आया 34। तो सीधा भारत का रैंक पूछा जाता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, दैट इज 34, दैट इज 34। और यहां पे क्वेश्चन और आता है टॉप किसने करा, तो टॉप करा इसमें ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया। तो इन चीजों को ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंडेक्स को लेकर क्वेश्चन आता है। चलिए अब ऑब्ituaries की बात करते हैं, डेथ्स की बात करते हैं। अब ऑब्ituaries में वन ऑफ द फेमस शोले मूवीज में काम करने वाले बहुत ही उम्दा एक्टर, दैट इज जिनको एक नाम दिया गया जगदीप सुरमा भोपाली। इनका असली नाम जो था वो था सैयद इश्तिहाक अहमद जाफरी, एंड इनका जो शॉर्ट नेम था वो जगदीप था, और एक और नाम से ये बहुत फेमस हुए, सुरमा भोपाली। तो ये अब नहीं रहे, ये हमें छोड़कर चले गए हैं, इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बहुत ही उम्दा एक्टर थे। चलिए सुशील गौड़ा, ये बेसिकली एक टीवी एक्टर थे, कन्नड़ फिल्मों में, कन्नड़ टीवी सीरीज में काम करते थे। इनका नाम था सुशील गौड़ा। तो ये भी अब नहीं रहे, उसके बाद बात करते हैं गोवा के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर, इनका नाम था सुरेश अमनावकर जी। कोविड-19 की वजह से, इनको कोविड हो गया था, कोरोना हो गया था, कोरोना की वजह से इनका देहांत हो गया। तो बहुत ही भयानक बीमारी दुनिया में चल रही है, एंड वी आर टू क्लोज टू मेड द वैक्सीन, हम बहुत नज़दीक है, बट ये वैक्सीन कब तक बन पाएगी और कब तक मिल पाएगी ये इस कहना मुश्किल है। आइवरी कोस्ट वेस्ट अफ्रीका का एक देश है आइवरी कोस्ट। तो इसके जो प्रधानमंत्री थे, प्रेजेंट प्रधानमंत्री, इनका नाम था अमाडाऊ गोन कलवली। तो इनकी डेथ हो गई है। ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे, इनकम्बेंट थे ये आइवरी कोस्ट के, तो ये अब नहीं रहे। तो आइवरी कोस्ट की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कैपिटल, तो वो क्या है, यामोसुकुरो। करेंसी चलती है फ्रैंक, करेंसी यहाँ पे है फ्रैंक चलता है यहाँ पे, क्लियर। तो ये था आज का हमारा मिसलेनियस जीके का सेशन। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो मुझसे। डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक भी आपको मिल जाएगा, पोर्टल पे जाना है, पीडीएफ वहां से आपको इजीली मिल जाएगी। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।